नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोरखपुर की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात होने वाली है, तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात बेहद खास और अहम होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बार होगा जब मोहन भागवत से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा और दिग्गज नेता मिलने वाला है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दिनों से गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर में संघ के कार्यक्रम के चलते उनकी गोरखपुर में मौजूदगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, ये दौरा इसलिए भी खास क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का रुख करेंगे। अवनीश, जिस तरह से आज मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीच मुलाकात होने वाली है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे मुलाकात संभव है और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं? जी, हम आपको बता दें कि लगभग देर शाम मोहन भागवत जी से जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया मिलेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच चुके हैं, चिड़ियाघर पहुंचे हैं। उनके सामने जो है मेरठ से आए शेर और शेरनी को उनके पिंजड़े में छोड़ा गया है। साथ ही वो चिड़ियाघर में जो है पहुंच करके वृक्षारोपण भी किए हैं और लोगों से अपील भी की है वृक्षारोपण लगाने के लिए। साथ ही पैडलेगंज में बंद है 4 लेन की भी समीक्षा करेंगे। गोरधैया नाले पे जाएंगे और 6 लेन की जो फ्लाईओवर बन रही है उसकी भी निरीक्षण करेंगे। देर शाम गोरखनाथ मंदिर में विश्राम करेंगे और सुबह जनता दर्शन भी लगाएंगे। करीब रात्रि के देर शाम वो मुख्यमंत्री महोदय जो है उत्तर प्रदेश के आरएसएस प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आज ये जो मुलाकात है काफी खास और अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज और बड़ा नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। अगर बात करें मोहन भागवत के आज के कार्यक्रम की, तो आज का क्या कुछ मोहन भागवत का कार्यक्रम रहने वाला है? जी, सुबह से ही मोहन भागवत जी जो है अपने संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए लगे हुए हैं। सुबह से जो लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोहन भागवत जो है सुबह 5 बजे से ही जो है प्रशिक्षण कैंप लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अपने जिले पे पहुंच चुके हैं, चिड़ियाघर पहुंचा है। उन्होंने जो है चिड़ियाघर में शेर और शेरनी को छोड़ा है, वृक्षारोपण किया है। साथ ही इसको देखने ये गोरखपुर के लोग काफी लालायित भी हैं कि मुख्यमंत्री महोदय की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कब मुलाकात होगी और क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी। इन सब चीज को सुनने के लिए जो है पूरी गोरखपुर की जनता और यहाँ के भाजपा के बाजुओं के और अन्य सभी छोटे के कार्यकर्ता काफी लालायित हैं, उत्साहित भी हैं। आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी लालायित हैं कि कब मोहन भागवत जी और मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होगी। जिस तरह से मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की ये मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ दूरियां आ गई थी। ऐसे में आज की ये मुलाकात क्या माने कि उन दूरियों को कम करने के लिए एक राह के तौर पर देख सकते हैं आज की इस मुलाकात को? कहीं न कहीं से माना जाए कि जो वो बीच की दूरियां हैं वो आज जल्द ही समाप्त होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और हमको लगता है संभवतः इन्हीं सब बातों को लेकर के मोहन भागवत जी का जो कार्यक्रम है 5 दिवसीय दौरे का गोरखपुर में लगाया गया है और मुख्यमंत्री महोदय का 3 दिवसीय दौरा जो है गोरखपुर में लगाया गया है। मुख्यमंत्री महोदय जो है गोरखपुर अपने जिले पे पहुंच चुके हैं, चिड़ियाघर पहुंचे हुए हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं और जानवरों को जो है उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं एक एक करके, क्योंकि चिड़ियाघर में तमाम प्रकार के जानवर हैं, गैंडे हैं, सांड हैं, ऊंट हैं, तमाम तरह के हैं। शेर शेरनी को जो है मेरठ से लाया गया है, छोड़ा गया है। तो चिड़ियाघर पहुंचे हुए हैं और इसके बाद वो गोरधैया नाले पहुंचेंगे। साथ ही उसके बाद जो है आपके
वहाँ क्या कहते हैं। बिल्कुल, यानी आज मोहन भागवत हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। उसके बाद देर शाम ये मुलाकात होने वाली है। अवनीश, जिस तरह से आरएसएस की बीजेपी से जो नाराजगी थी वो किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से मोहन भागवत का बयान सामने आए थे या आरएसएस के बड़े और दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार का जो बयान सामने आया, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोहन भागवत से मिलने वाले हैं, क्या माना जाए कि रूठे हुए को मनाने की यहां पर कोशिश? जी बिल्कुल, जो मोहन भागवत जी नाराज हैं, आज उनको जो है गोरखपुर के मुखिया लगभग माना जा सकता है कि मना सकते हैं और उनकी नाराजगी को दूर भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया भी अपने जिले पे बने हुए हैं और मोहन भागवत जी लगभग 3 दिवसीय दौरे से अपने गोरखपुर जिले पे कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। अपने संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं को जागरूक भी कर रहे हैं, जगह जगह जो है प्रवास भी लगा रहे हैं। माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं से उनकी नाराजगी आज दूर की जा सकती है। साथ ही आज जो ये मुलाकात होने वाली है आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, क्या माना जाए अवनीश, क्या सिर्फ कोई और भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रह सकता है या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे? नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया ही सिर्फ रहेंगे और लगभग यहाँ के जो सिटिंग विधायक सांसद अन्य लोग हैं, रवि किशन जी भी रह सकते हैं, तमाम लोग रह सकते हैं। तो ये तो कंपलसरी है कि ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आए दिन हमेशा लोग संलिप्त रहते हैं, लेकिन विशेष करके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी और मुख्यमंत्री महोदय की ही विशेष मुलाकात होगी। यानी इसके लिए थोड़ा और इंतजार, क्योंकि देर शाम ये मुलाकात होने वाली है और मुलाकात के बाद किस तरह से क्या कुछ बदलता है उस पर सभी की निगाहें। अवनीश, आप बने रहिएगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आरएसएस के संघ नेता मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये मुलाकात होने वाली है और खासकर इसलिए भी क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई बड़ा और दिग्गज नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेगा। अनिल जी, आज की इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? बेशक आरएसएस और भाजपा में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये अब एकदम साफ हो चुका है। मणिपुर की हिंसा को लेकर जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तंज कसा, उसके बाद इंद्रेश कुमार ने भाजपा नेताओं के अहंकार को निशाने पर रखा और भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। और उसके बाद ये गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो मुलाकात है, ये एक अहम है और उस नाराजगी की कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसमें जो है जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसको ऊपर लंबी मंत्रणा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच गुपचुप जो है एकांत में है गुफ्तगू की बात कही जा रही है। अंदर खाने में इस बात की भी चर्चा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में आरएसएस से मदद नहीं ली गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस से मदद नहीं ली, वही हार का कारण बना। और इसको खाई को ये जो दूरी है आरएसएस और भाजपा के बीच जो दूरी बन गई है, इसको पाटने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सेतु का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान सभी ने देखा किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी, हालांकि आज की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण और इसी पर सभी की निगाहें कि इसके बाद किस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं, क्या वो दूरी जो है वो कम हो पाती है। अनिल जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अवनीश मणि त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात जौनपुर की कर लेते हैं। जौनपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 4,440 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, यानी खनन मामले से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दोनों मामले में ईडी की चपेट में अब बाबू सिंह कुशवाहा भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा जब मंत्री थे उस दौरान बसपा एमएलए इकबाल ने ये पूरा खनन घोटाले का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद अब ईडी इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल
के घर छापेमारी भी की गई। 4,440 करोड़ की संपत्ति को जब्त भी किया गया। अब बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी का जो शिकंजा है उसकी चपेट में बाबू सिंह कुशवाहा भी आ सकते हैं। सीधे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई खनन घोटाले मामले में लगातार जारी है, अब इस क्या माना जाए, जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा पर भी क्या गाज गिर सकती है? देखिए रिया जी, जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक, उस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा जो है, इनके पास खनन से लेकर हेल्थ मंत्रालय हुआ करता था। और बाबू सिंह जो है वो घोटाले के सिरमौर कहे जाते थे। उसी दौरान जो है जो जन्म होता है वो इकबाल का होता है। इकबाल को सहारनपुर इलाके के कई जिलों के खनन के पट्टे मिलते हैं और रातों रात जो इकबाल है वो कई हजार करोड़ का आदमी बन जाता है। और इसी कड़ी में बसपा उसे एमएलसी भी बना देती है। लेकिन अब इकबाल की जो है वो फाइल खुल चुकी है, उसकी 4,000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त कर की जा चुकी है, जेल में है इकबाल। अब उस जो ये जांच चल रही है उसकी आज जो है जो जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा पर पड़ रही है। क्योंकि जब ये खनन मंत्री थे उसी दौरान इकबाल का जन्म हुआ और रातों रात वो अरबपति बन गया। इस मामले को लेकर के अभी ईडी जो है, ईडी के रडार पर बाबू सिंह कुशवाहा आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं ये। अनिल जी, जिस तरह से जो करीबी है बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल की, वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा ने ही इकबाल को बीएसपी ज्वाइन करवाई थी, एमएलसी भी उन्हीं के कहने पर बनवाया गया। तो जो करीबी है वो किसी से छुपी नहीं है अब, क्योंकि बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, संपत्ति भी अटैच की है। अब क्या माने, ये जांच की आज कितना बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ जाते हुए, और अगर जाती है तो उनके लिए कितनी यहां पर मुश्किलें बढ़ती है? अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा की एक पार्टी इन्होंने बनाई है और ये समाजवादी और भाजपा के बीच कदम ताल करते हुए नजर आते थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इनकी गलवैया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से हो गई और इनाम के तौर पर इनको जौनपुर से कैंडिडेट बना दिया गया। जनता ने इनको पूरा सम्मान दिया और विजयी बना करके संसद भी भेज दिया। लेकिन इस दौरान अब फिर इनकी पुरानी फाइलें खुल गई हैं, क्योंकि घोटाले के सिरमौर हैं ये कई महीने जेल में रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। एनआरएचएम घोटाले को लेकर के हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था स्वास्थ्य विभाग में, खनन विभाग में। अब उसकी फाइल जो इकबाल की खुली है तो उसमें ये भी खातेदार रहे हैं, तो इसलिए इनकी मुश्किलें भी बढ़ना तय है। ये कह सकते हैं कि सांसद बनते ही, या ये कहें कि सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाले हैं बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर। अनिल जी, जिस तरह से, क्योंकि बीएसपी के जो पूर्व एमएलए हैं इकबाल, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा आपने भी कहा कि फाइलें अब खुलेंगी, जो जांच की आंच है वो बाबू सिंह कुशवाहा तक भी जा सकती है। अगर बाबू सिंह कुशवाहा की भी गिरफ्तारी होती है, ईडी पूछताछ करती है, दोषी पाए जाते हैं, तो क्या माना जाए, क्या आगे जाकर जो उनकी सांसदी है उस पर एक तरह से तलवार लटकती हुई, उस पर खतरा? देखिए रिया जी, अब सांसदी और विधायकी पर जो है वो तलवार लटकने या गर्दन कटने की बात तब आती है जब अदालत जो है सजा सुना देती है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा पहले भी जो है वो जांच के चपेट में आ चुके हैं, उन पर गंभीर इल्जाम है एनआरएचएम घोटाले के। अब एक और नया मामला उनके साथ जुड़ सकता है, इकबाल को लेकर खनन घोटाले का एक और नया मामला वो बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में जा सकता है और मुश्किलें इनकी बढ़ सकती हैं। ये भी जेल भी जा सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घोटाला ये छोटा मोटा नहीं है। 4400 करोड़ की संपत्ति इकबाल की अटैच की है ईडी ने, तो अंदाजा लगा सकती है कि कितना बड़ा घोटाला रहा होगा। रातों रात अरबपति बनाने का जो ये खेल है उसमें बाबू सिंह कुशवाहा का अहम रोल रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
जाहिर सी बात है कि जब ईडी बिल्कुल, यानी अनिल जी यहाँ पर जितना बड़ा ये घोटाला है पूरा खनन माफिया से जुड़ा, इसमें बीएसपी के पूर्व एमएलए इकबाल की मुश्किलें तो बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस जांच की आंच अब जौनपुर के नए सांसद बाबू सिंह कुशवाहा तक भी जाती हुई दिख रही है। अनिल जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जौनपुर से पूरा मामला, जहां जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती है। बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 4,440 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की है। खनन मामले में ईडी का इकबाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जौनपुर से संवाददाता विवेक कुमार का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है खनन मामले से जुड़ा है पूरा मामला, ऐसे में जो बसपा के पूर्व एमएलए थे इकबाल, उन्हें ईडी ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया। क्या माना जाए अब अगला नंबर जो है इस पूरे मामले में बाबू सिंह कुशवाहा का? और जाहिर सी बात है भैया, बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनके खिलाफ जो है 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तो सबसे बड़े मुकदमे जो है आज से अधिक संपत्ति के मामले में और लगातार कई महीनों से कई वर्षों से ईडी जो है लगातार जो है और छापेमारी की थी, लेकिन आज जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा जो करीबी इकबाल बताया जा रहा है, जिस पर शिकंजा कसा गया, कहीं न कहीं अब बाबू सिंह कुशवाहा पर भी जो है तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा पर एनआरएचएम घोटाले का मामला भी जो है दर्ज है और जो कोर्ट के फैसला आना बाकी है। यदि कोर्ट का फैसला इनके विपरीत आता है तो इनकी सांसदी चली भी जा सकती है। जी रिया, आऊंगी आपके पास। विवेक, एक बार अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, बसपा के जो पूर्व एमएलए हैं इकबाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या माना जाए कि अब ईडी के रडार में अगला नंबर बाबू सिंह कुशवाहा का? जनता की अदालत में जो पास हो गए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, लेकिन ईडी की अदालत में उनका लगातार ट्रायल जो है वो चल रहा है। अब जो है तारीख पर तारीख पड़ना तेज हो गई है और इसी कड़ी में इकबाल के मामले में अब शिकंजा जो है वो बाबू सिंह कुशवाहा पर कसने जा रहा है। इसमें कहीं कतई दो राय नहीं है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो ईडी के रडार पे हैं, वो जेल भी जा सकते हैं। जैसा कि अभी जौनपुर के साथी ने बताया विवेक में, तो उनके 25 से अधिक मामले हैं और कुछ ट्रायल पर चल रहे हैं। अगर अदालत जो है सजा सुनाती है तो बाबू सिंह कुशवाहा की सांसदी भी जा सकती है, इसमें कतई दो राय नहीं। यानी बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती हुई। अनिल जी, आऊंगी आपके पास, एक बार विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या माना जाए, जो जांच की आंच है वो बाबू सिंह कुशवाहा तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन क्या पूछताछ के लिए या समन किया जा सकता है ईडी की तरफ से उन्हें? और जाहिर सी बात है, ईडी जो है पिछले वर्षों में भी जो है बाबू सिंह कुशवाहा की पूछताछ की थी, छापेमारी चली थी, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा पर जो मामले गंभीर मामले दर्ज है, एनआरएचएम घोटाले हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामला, कहीं न कहीं इकबाल जो है बाबू सिंह कुशवाहा करीबी बताया जाता है, उस पर शिकंजा कसा गया। जाहिर सी बात है, ईडी जो है और बाबू सिंह कुशवाहा पर भी जो है शिकंजा कसने का प्रयास करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ पर क्या निकल सामने आती देखने वाली बात होगी थी। बिल्कुल, यानी इसके लिए इंतजार करना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। अनिल जी, अगर जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि पूछताछ होती है, अगर बाबू सिंह कुशवाहा भी इस मामले में फंसते हुए नजर आते हैं, क्या गिरफ्तारी संभव उसके बाद? देखिए रिया जी, बाबू सिंह कुशवाहा के लिए गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। सियासत के गलियारों में जो है बाबू सिंह कुशवाहा को घोटालों का सिरताज कहा जाता है। इनके पास जितने भी मामले दर्ज हैं, जो 25 से अधिक मामले हैं, उसमें अधिकांश जो है वो घोटाले के ही हैं। वो चाहे एनआरएचएम का हो या फिर खनन घोटाले का हो या फिर आय से अधिक संपत्ति का है। तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए ईडी, सीबीआई और आय से अधिक संपत्ति कोई नया मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब पूर्व एमएलसी इकबाल को बिल्कुल, यानी जो खनन से जुड़ा ये जो पूरा घोटाला है, इसमें यहाँ पर मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई बाबू सिंह कुशवाहा की। आखिर देखना होगा कब ईडी ने समन करती है, कब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आगे क्या गिरफ्तारी होती है या नहीं, या किस तरह से क्या कुछ विकल्प बाबू सिंह कुशवाहा के पास बचते हैं। अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। अनूपगढ़ इलाके से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां अनूपगढ़ इलाके के ड्रोन मिला है, गांव में 13K
कैलाश पोस्ट पर ड्रोन मिला है। सुबह सुबह ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। इसमें बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ा। सर्च ऑपरेशन में 6 किलो हेरोइन के 2 पैकेट भी बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर अनूपगढ़ के पास का ये पूरा मामला, जहां गांव में कैलाश पोस्ट के पास ड्रोन देखने को मिला। सुबह सुबह ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को फायरिंग कर पाकिस्तान की ओर खदेड़ा। सर्च ऑपरेशन में 6 किलो हेरोइन के साथ 2 पैकेट बरामद हुए हैं। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें कम होने का या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर के अनूपगढ़ के पास ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। सुबह सुबह ड्रोन की मूवमेंट देख सभी अचेत रह गए, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत ड्रोन को खदेड़ा और सर्च ऑपरेशन में पाया गया कि ड्रोन के साथ 6 किलो हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान का ये पूरा मामला, जहां राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास अनूपगढ़ इलाके में ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली। सुबह सुबह ड्रोन की मूवमेंट देख सब हैरान हो गए। उसके बाद बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को किसी भी तरह फायरिंग कर खदेड़ा। सर्च ऑपरेशन में हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। सीधे रुख करेंगे कुलदीप सैनी का, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरह से पूरा मामला राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच अनूपगढ़ का, जहां ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, राजस्थान में लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां पर पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर अक्सर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो मादक तस्करी का गैंग है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव है। देखिए, हालांकि यहाँ पर लोग रहते नहीं है। ये जो इलाका है बॉर्डर का वो 20 से 25 किलोमीटर तक खाली पड़ा है। इसका फायदा उठाते हुए जो तस्कर है वो कहीं ना कहीं जमीनी सुरंग के माध्यम से यहाँ पर पहले पहुंचाते थे, लेकिन जैसे जैसे सेना की यहाँ पर चौकसी बढ़ी और सेना के फ्लैग मार्च बढ़े तो कहीं ना कहीं उन पर रोक लगा दी गई। अब एकमात्र उन्होंने साधन ढूंढा कि एक ऊंचाई पर जाकर जिस ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों की जो तस्करी है वो पाकिस्तान से भारत एक बड़ी खेप भेजी जाए। इसका माध्यम लगातार पाकिस्तान आजमा रहा है, लेकिन भारत के जो सीमा पर तैनात जवान है वो कहीं ना कहीं अब चौकसी बढ़ाई गई है, जिसके चलते अक्सर देखने को मिला है कि कई बार जब ड्रोन हवा में दिखाई देते हैं, क्योंकि नॉन फ्लाइंग जोन ये राजस्थान का है जहां पर बॉर्डर एरियाज के आसपास आप किसी तरह की कैमरा या फिर किसी तरह का ड्रोन नहीं उड़ा सकते। उसी को लेकर भारतीय जो सेना वहां पर तैनात थी, उन्होंने जिस तरीके से ड्रोन को देखा, ड्रोन देखने के बाद उन्होंने जैसे लोगों में हरकत में आए तो वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग शुरू करने के बिल्कुल, यानी बीएसएफ जवानों ने एकदम मोर्चा संभाल के ड्रोन को खदेड़ा। कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है बॉर्डर इलाकों में कि ड्रोन की मूवमेंट्स होती है, हालांकि नो फ्लाइंग जोन वहां पर होता है। क्या माना जाए, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है या सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है? जी, जहां हम देख रहे हैं कि 6 किलो वहां पर हीरोइन जब्त की गई है और उसकी तकरीबन जो कीमत बाजार में है वो करोड़ों रुपए आंकी गई है। हालांकि मादक पदार्थों की ये बड़ी खेप अक्सर पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर पर भेजी जाती है और यहाँ से इशारे के तौर पर जो एक मैसेज होता है तस्करों का, वो फिर उस तस्करी जो मादक पदार्थ ड्रोन के माध्यम से गिराए जाते हैं खेतों के अंदर, वो वहां लेने पहुंचते हैं। तो सेना के जवान अब गश्त लगाए बैठे हैं कि आखिरकार ये जो खेप यहाँ राजस्थान में पहुंचाई गई है, इनके पीछे दलाल कौन है, इनके पीछे सप्लायर कौन है। इस ट्रेन को पकड़ने की सेना की कोशिश की जा रही है। बीएसएफ के जवानों ने जो दायरा है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ा दिया है, ताकि बिल्कुल, यानी पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने सक्रियता दिखाते हुए एकदम ड्रोन को खदेड़ दिया और सर्च ऑपरेशन में हेरोइन जो है वो बरामद कर ली गई। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैलता हुआ दिखा। लोनी के ट्रॉनिका सिटी इलेक्ट्रॉनिकल एरिया का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से
धुएं का गुब्बार जो है कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। तो आग इतनी भीषण है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो गाजियाबाद से खबर, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, वहीं आग का धुआं इस कदर है कि कई किलोमीटर तक धुआं फैला हुआ दिख सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता प्रवीण कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, क्या वजह मानी जा रही है आग की? और जिस तरह से हम तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से धुआं का गुब्बार है कि कई किलोमीटर दूर तक फैल रहा है, अभी स्थिति क्या है? जी, आपको बता दें, टोरनिका सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया की ये कंपनी है जिसके अंदर केमिकल काम चलता है। इसमें अचानक सुबह के ये 1 घंटा पहले 11:30 बजे करीब उसमें आग लग गई है। और जब आग लगी उस समय इस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी मौजूद थे और काम कर रहे थे। जब अचानक आग लगी तो सभी कर्मचारी वहां से कंपनी के बाहर निकलकर भागकर खड़े हो गए और पुलिस और जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लेकिन देखते देखते इस फैक्ट्री में इतनी भयंकर आग लग गई कि इस फैक्ट्री के साथ साथ बगल वाली फैक्ट्री भी इसके लपेटे में आ गई और दोनों फैक्ट्रियों में आग लग गई। लेकिन समय रहते जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आसपास के स्टेशनों से बुलाया गया और आग पर जो है अभी तक काबू नहीं पाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इसको आग बुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान जो बताया जा रहा है, जो इसके अंदर जो लगातार केमिकल के जो ड्रम रखे थे उसके अंदर विस्फोट इतनी तेज हो रहे थे, कई किलोमीटर तक उनकी आवाज आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? जांच में कुछ निकलकर सामने आया क्या? ये आपको बताया, इसमें आग लगने की वजह अभी फिलहाल जो है शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, क्योंकि गर्मी में लगातार आसपास और दिन पर दिन शॉर्ट सर्किट के कारण जो है फैक्ट्री और मकानों में आग लगने की सूचना लगातार देखने को मिल रही है और ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने जब आग पर काबू पाया तो ये भयावह तस्वीरें गाजियाबाद से देख सकते हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद ये धुएं का गुब्बार, और अभी तक आग पर काबू हालांकि नहीं पाया गया है। कड़ी मशक्कत अभी भी की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से। प्रवीण, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।